Good morning, students. Today we will discuss about the definite integral. तो डेफिनेट इंटीग्रल होता क्या है? जैसे हमने इनडेफिनिट इंटीग्रल अब तक पढ़ा है, सारी एक्सरसाइज हमने की हैं, उसमें आपका लास्ट में एक कांस्टेंट आता है c, मीन्स दैट कि अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो एक्स स्क्वायर का, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा x³ + 3 + c, ये आएगा। ये क्यों आता है? क्योंकि अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वो x² आएगा, ठीक है ना। यानी x³ 3 का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें तो भी x² आएगा, या इसके प्लस में 1 कर दूं उसका डिफ्रेंशिएशन भी x² आएगा, या अगर x³ 3 + 2 कर दूं तो भी डिफरेंस x² रहेगा। तो इट मीन्स x² का इंटीग्रेशन x³ प्लस कोई भी कांस्टेंट यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा इनडेफिनिट इंटीग्रल था, क्योंकि इसमें c की कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल है। तो एक डेफिनेट इंटीग्रल जो होता है उसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, दो लिमिट लगा देंगे a to b, मैं उसका मतलब बता दूंगा, a to b f(x) dx, where a is called the lower limit and b is called the upper limit of the integral, ठीक है। इंटीग्रल की अपर लिमिट और लोअर लिमिट ही कहलाती है a and b। Definite integral is introduced either as the limit of a sum or if it has an antiderivative f in interval a to b, यानी क्लोज इंटरवल a b। मीन्स दैट सीधी सीधी सी बात है कि हमारा जो इंटीग्रल, जो डेफिनेट इंटीग्रल है, वो किसी भी कर्व के अंडर में जो एरिया होता है अबव द एक्स एक्सिस, उसको डिफाइन करता है। मीन्स दैट अगर हम कोई फंक्शन ले ले, एफ फंक्शन ले लिया, कंटिन्यूस फंक्शन है, और इसको डिफाइन कर दिया हमने a to b, यानी कि क्लोज इंटरवल a to b में, ठीक है। तो जो डेफिनेट इंटीग्रल होगा हमारा a to b f(x) dx, उसको क्या कहेंगे, इज द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = fx, यानी कि जो कर्व है हमारा, ये वाला कर्व है, इसके बीच का एरिया, द ऑर्डिनेट x = a, यानी x = a पे, यानी कि सपोज x एक्सिस पे हम a डिस्टेंस पे एक लाइन खींच देंगे, ये वाली, ठीक है। यानी पैरेलल लाइन आई, क्योंकि x = a एक लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस, एंड x = b भी एक लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस, b डिस्टेंस पे हमने a, यहाँ पे a जो है वो b से कम है, ठीक है। हमने इस कर्व के लिए मान लिया कि हमें a जो है b से छोटा है, तो x = a तो ये वाली लाइन होगी हमारी PQ, और x = b जो होगी हमारी लाइन होगी RS, ठीक है। तो जो हमारा ये जो हमारा डेफिनेट इंटीग्रल है a to b f(x) dx, ये एरिया होता है कर्व से बाउंड हो रखा, जो x = a लाइन से, x = b लाइन से, एंड x एक्सिस से, इन चारों लाइन से जो एरिया बाउंड हो रखा, वो एरिया क्या होता है हमारा a to b f(x) dx को डिफाइन करता है, ठीक है। f(x) dx को डिफाइन करता है, क्लियर। इसके बाद इसी फिगर पे आ जाते हैं। तो ये एरिया है और ये एरिया में निकालना है, ठीक। यानी कि सीधी सी बात है, हमें क्वेश्चन दे देगा a to b f(x) dx, तो हम जाहिर सी बात है ये वाली फिगर हम बना लेंगे इसमें। तो ये एरिया हमें निकालना है, पूरा एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है। तो इस एरिया को निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इस पूरे एरिया को छोटी छोटी स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दूंगा, बहुत छोटी छोटी स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दूंगा। तो एक स्ट्रिप ले ली मैंने, ये वाली ए, ये वाली स्ट्रिप, ये वाली, ठीक है, AB LD MC A, ये एक रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या काम करा यहाँ पे क्या काम करा, जो पॉइंट A है, O से लेके A तक की जो डिस्टेंस है वो XR-1 है। क्यों? क्योंकि पहली जो लाइन मैंने खींची है x = a पे है, x = a पे, और उसको मैंने x0 का नाम दिया। नेक्स्ट जो लाइन खींची मैंने x1 पे खींची, x1 डिस्टेंस पे, दूसरी लाइन x2 पे खींची, इसी तरह से कोई लाइन खींची मैंने XR-1 पे, और नेक्स्ट लाइन XR पे, और लास्ट वाली लाइन XN पे, यानी कि मैंने n स्ट्रिप्स में इसको डिवाइड कर दिया, n पट्टियों में इसको डिवाइड कर दिया।
तो पहले वाली जो लाइन कहलाएगी वो एक्स नोट कहलाएगी और लास्ट वाली जो कहलाएगी वो एक्स एन कहलाएगी, जो कि बी के इक्वल होगी। ठीक है, तो ये वाली जो है एक्स आर माइनस वन है, एक्स आर माइनस वन, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है, एक्स आर माइनस वन इसको कंसिडर कर लेंगे, एक्स आर माइनस वन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर मैं देखता हूँ कि कर्व तो हमारा तिरछा है, ये तिरछा कर्व है हमारा। ठीक है, यानी कि अगर मैं इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो आर माइनस वन मान लूँ तो हमारा रेक्टेंगल ये वाला कंसिडर होगा। ठीक है, और अगर मैं रेक्टेंगल की लेंथ जो है एक्स आर मान लूँ बाद वाली, तो हमारा रेक्टेंगल ये वाला कंसिडर होगा पूरा, यानी कि ए बी डी एम, ये वाला रेक्टेंगल हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे फिगर में देखने से पता चल रहा है कि जो हमारा रेक्टेंगल है और एरिया, देखो जो हमें एरिया निकालना है वो निकालना हमें ए बी डी सी ए का, ए बी डी सी ए का, क्योंकि यही एरिया जो है कर्व के अंडर का एरिया है, इस तरह से बन रहा है, यानी रेक्टेंगल नहीं बन रहा, इस तरह कोई फिगर बन रही है। ठीक है, इसका एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, इस एरिया को निकालने के लिए अगर मैं फिगर की बात करूं तो इस फिगर में जो बड़ा रेक्टेंगल बना, यानी कि हमारा ए बी डी एम जो हमारा रेक्टेंगल बना, इसका एरिया सबसे ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है ना, एरिया यहाँ पे एरिया लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ए बी डी एम सबसे बड़ा होगा। उसके बाद आएगा हमारा एरिया ऑफ ए बी डी सी, एरिया ऑफ ए बी डी सी। ठीक है, ए बी डी सी का, और इससे छोटा एरिया होगा हमारा एरिया ऑफ ए बी एल सी। तो ये चीज़ आई होप के समझ में आ गई, क्योंकि ये बड़ा रेक्टेंगल है तो बड़े रेक्टेंगल के एरिया छोटा होगा इस कर्व के अंडर का एरिया, और इस कर्व के अंडर के एरिया, कर्व के अंडर जो एरिया है उससे छोटा होगा हमारा छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया। तो ये चीज़ आप एक बार ध्यान से समझ लो। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन पे लिखा हुआ भी है सब कुछ, इसीलिए मिटा रहा हूँ। तो सीधी सी बात है, अगर हम ए बी एल सी की बात करूँ, ए बी एल सी रेक्टेंगल की बात करूँ, तो उसके लिए लेंथ का यूज़ हो रहा है हमारा एक्स आर माइनस वन लेंथ का, सॉरी एक्स आर माइनस वन तो डिस्टेंस है, ओ से लेके ए तक की डिस्टेंस है एक्स आर माइनस वन। ठीक है, और यहाँ पे जो सी पे वैल्यू है, सी पे वैल्यू है वो क्या आएगी हमारी, वही सपोज करो कोई फंक्शन है एफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू जैसे हम रखेंगे तो ये एफ एक्स की वैल्यू होगी यहाँ पे, यानी कि सी, ये जो डिस्टेंस होगी ए सी किसके इक्वल होगा हमारा एफ एक्स आर माइनस वन, यानी कि आप एक्स की वैल्यू एक्स आर माइनस वन रखोगे तो जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो ए से लेके सी तक की लेंथ का काम करेगी। ठीक है, इसी तरह से ए से लेके एम तक की जो डिस्टेंस होगी वो होगी एक्स फंक्शन ऑफ, यानी फंक्शन में जब हम एक्स की वैल्यू एक्स आर रख देंगे, जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो डी पॉइंट को लाई करेगी, यानी कि बी से लेके डी तक की लाइन, यानी कि बी डी के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ लेना एक बार ध्यान से। क्यों, क्योंकि कर्व कब बनता है, हम एक्स की डिफरेंट वैल्यूज रखते जाते हैं और वाई की डिफरेंट वैल्यूज उससे आती है। ठीक है, यानी सपोज करो फंक्शन जो है, फंक्शन इसको रफ कर रहा हूँ, समझ लेना, नोट कर लेना इस चीज़ को। यानी सपोज करो कोई मैं फंक्शन दे रहा हूँ, फंक्शन की वैल्यू हमारी एक्स स्क्वायर है, सपोज दैट फंक्शन की वैल्यू हमारी एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर मैं सपोज करो पॉइंट ए पे, यानी ओ ए की डिस्टेंस सपोज करो 4 है। ठीक है, और ओ से लेके बी तक की डिस्टेंस 5 है, सपोज दैट यहाँ तक की डिस्टेंस 4 है, यानी कि ये 4 है और ये 5। तो कर्व कितने ऊंचाई पे जाएगा, यानी कि ए से लेके सी तक की डिस्टेंस कितनी होगी f4, यही तो होगी f4, यानी कि 16, 4 का स्क्वायर 16, और ये ओ से लेके बी तक की डिस्टेंस होगी f5, यानी कि 25। तो इट मीन्स ए से लेके एम तक की, ए से लेके सी तक की जो डिस्टेंस होगी वो होगी 16, और बी से लेके डी तक की जो डिस्टेंस होगी वो होगी 25। तो इसी तरह से मैंने क्या करा, यहाँ फंक्शन की वैल्यू तो रखी थी, ये हमारा एक्स आर माइनस वन है और ये एक्स आर है, तो यहाँ क्या कर दिया एक्स आर माइनस वन, यहाँ कर दिया मैंने एक्स आर। ठीक है, यानी फंक्शन में जब वैल्यू रखी जाएगी और जो वैल्यू आएगी उतनी ऊंचाई पे कर्व हमारा क्रिएट होगा। ठीक है, तो यही मैंने किया कि इसमें सिंपल सी मैंने बात लिखी थी, सिंपल सी बात लिखी थी कि ए सी किसके इक्वल होगी, ए सी होगी हमारी एफ एक्स आर माइनस वन के इक्वल, और बी डी
बी डी जो हमारी इक्वल होगी वो होगी एफ एक्स आर के, ठीक है। यानी कि जब वैल्यू रखेंगे तो फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो बी डी के इक्वल होगी, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आप समझ लो यहाँ से, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने क्या करा, इस पूरे को एन स्टेप्स में डिवाइड कर लिया, पूरे कर्व को हमने एन स्टेप्स में डिवाइड कर लिया, जिनके बीच की जो डिस्टेंस है, यानी कि दो लाइन, जो दो कंसेक्यूटिव लाइन्स हैं, इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो एच है। ये पूरी डिस्टेंस एच है यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। यानी स्ट्रिप्स की जो चौड़ाई है, यानी ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस, वो एच है, ठीक है ना। तो एच डिस्टेंस पे वर्क करना है, तो एच स्ट्रिप्स में मैंने डिवाइड कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिप का एरिया निकाल लेंगे, यानी कि ए बी डी सी का एरिया निकाल लेंगे और एन स्ट्रिप से एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पूरे ए कर्व के अंडर का एरिया हमारा निकल जाएगा, ठीक है। तो किससे निकलेगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिवाइड द इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी इंटू एन सब इंटरवल्स। ये सब इंटरवल्स कौन कौन से होंगे, एक्स नोट से एक्स वन से एक्स टू, फिर डॉट 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 करके एक्स आर माइनस वन से एक्स आर, और लास्ट वाला एक्स एन माइनस वन से एक्स एन। इसे मैंने बताया था एक्स नोट को हम ए बोलेंगे और एक्स एन को हम बी बोल लेंगे, ठीक है, बी, ठीक है। और ये किस तरह से है जरा देख लो एक बार, एच का डिफरेंस है सब में, यानी कि हमारा जो एक्स नोट है, एक्स नोट को हम ए बोलेंगे, जो एक्स वन है वो ए प्लस एच होगा, यानी एच का डिफरेंस आ गया। एक्स टू जो हो गया एक्स ए प्लस टू एच, यानी कि ए पी फॉर्म हो जाएगी जिसका कॉमन डिफरेंस एच होगा। और जो हमारे एक्स आर है, एक्स आर क्या होगी हमारी, ए प्लस आर एच। इस तरह से एक्स एन जो होगा वो बी के इक्वल होगा और ये ए प्लस एन एच के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर बी जो है ए प्लस एन एच के इक्वल है, क्योंकि ए पी चल रही ना, एक्स एन को बी तो बोला ही हमने, लेकिन अगर मैं ए पी के हिसाब से लूँ तो ए प्लस जो कौन सी टर्म बैठेगी, एन प्लस वन टर्म बैठेगी, एन प्लस वन टर्म, यानी लास्ट वाली जो टर्म है हमारी एक्स एन, वो हमारी एन प्लस वन टर्म बैठेगी। और एन प्लस वन टर्म कैसे निकलेगी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाले फॉर्मूले से, ए प्लस एन प्लस वन माइनस वन से वन कट जाएगा, एन एच आ जाएगा हमारा, ठीक है। इसी तरह से चल रही है, ठीक। तो इन दोनों से सॉल्व करके, यानी कि इतने ही पोर्शन से सॉल्व करके हमारी एन की वैल्यू आ जाएगी, एन की वैल्यू आ जाएगी बी माइनस ए अपॉन एच, क्योंकि क्या है ये बी इजकल टू ए प्लस एन एच है, ए को इधर भगाओ माइनस में आ जाएगा, तो आ जाएगा बी माइनस ए इजकल टू एन एच, और एन की वैल्यू निकालूंगा तो एच कहाँ चला जाएगा, बी माइनस ए के अपॉन में आ जाएगा, यहाँ से ये हट जाएगा एच, ठीक है। तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी माइनस ए अपॉन एच। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखो एन और एच एक दूसरे के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर एन जीरो की तरफ टेंड करेगा तो एच इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा, और अगर एन इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा तो एच जीरो की ओर टेंड करेगा, क्योंकि जीरो और इन्फिनिटी एक दूसरे के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एन अगर इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो एच जो है जीरो की तरफ बढ़ेगा, यानी कि जितनी इन्फिनिटी का मतलब है, अगर हम इनफाइनाइट स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देते हैं एरिया, जो कर्व के अंडर का एरिया उसको, तो सिंपल सी बात है कि पट्टियों जो हमने स्ट्रिप्स बनाई उनकी जो विड्थ होगी वो भी लगभग जीरो के इक्वल होगी, ठीक है। यानी कि अगर इन्फिनिटी यानी बहुत सारी बना देते हैं हम, स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देते हैं, तो एच की वैल्यू जीरो होगी, यानी कि जो उनकी बीच की विड्थ होगी वो बिल्कुल जीरो होगी, यानी रेक्टेंगल की विड्थ बिल्कुल लगभग जीरो के इक्वल होगी हमारी, ठीक है। चलिए, तो द रीजन पी आर एस क्यू पी, यानी फिगर में अगर हम देखें, वैसे ये चीज़ मैं बता चुका कि हम जो रीजन है पी आर एस क्यू पी, यानी पूरे एरिया अंडर द कर्व है, ये पूरा एरिया अंडर द कर्व की बात कर रहा है, ये एरिया अंडर द कर्व, यानी पी आर एस क्यू पी, पी आर यानी कि पी आर एस क्यू पी, यानी पूरे एरिया की ये बात कर रहा है। तो पूरे एरिया की अगर बात कर रहा है तो ये जो है लिख रहा है कि हमने इसको कंसीडर कर दिया है सम ऑफ एन सब रीजन्स, यानी बहुत सारे सब रीजन्स के सम के रूप में हमने इसको रख दिया है, कंसीडर कर लिया है, और जिनके इंटरवल इस तरह से होंगे एक्स आर माइनस वन से एक्स आर, यानी इंटरवल, यानी एक जो हमारा स्ट्रिप बनेगी उसके जो पहला पॉइंट होगा वो एक्स आर माइनस वन होगा, ये वाला कोना, और दूसरे वाला कोना एक्स आर से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसने लिख दिया है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी एल सी, जो रेक्टेंगल ए बी एल सी वही बात कर रहा था मैं, रेक्टेंगल यानी छोटे वाला रेक्टेंगल ए बी एल सी की बात कर रहा। ए बी एल सी कौन सा है, ये वाला,
छोटे वाला ABLC, यानी छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया सबसे छोटा होगा, इससे बड़ा होगा एरिया ऑफ रीजन ABDCA। ABDCA कौन सा, कर्व के अंदर का एरिया, ABDCA कर्व के अंदर का एरिया इससे बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा रेक्टेंगल का एरिया ABDM पूरे रेक्टेंगल का एरिया। ठीक है, इस तरीके से आप देख भी सकते हो कि जो एरिया है ABLC रेक्टेंगल का एरिया, ABLC रेक्टेंगल जो है ABLC रेक्टेंगल के एरिया से बड़ा कौन सा एरिया होगा, कर्व के अंदर का एरिया, यानी कि उसका नाम हो जाएगा ABDCA। ठीक है, और इससे बड़ा एरिया हो जाएगा रेक्टेंगल, अगर मैं पूरा कर दूँ इसको, यानी कि ABDM का एरिया। तो यही चीज़ में लिख रखी है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABLC इज लेस देन एरिया ऑफ रीजन इज लेस देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी बड़े वाला रेक्टेंगल। ठीक है, यानी ये छोटा रेक्टेंगल है और ये बड़ा रेक्टेंगल है और ये बीच का रीजन है, इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम इसको निकालते हैं किस तरह से। अब मैंने बताया था कि अगर n जो है इन्फिनिटी की तरफ जाता है, यानी कि बहुत इन्फिनिटी हम स्ट्रिप्स बना देते हैं, तो हमारी विड्थ जो है 0 हो जाएगी, और विड्थ 0 हो जाएगी तो इसका मतलब XR-1 की वैल्यू भी लगभग 0 हो जाएगी, क्योंकि ये h का काम करिए, यानी h जो किसके इक्वल है, h जो है XR-1 के इक्वल है। ठीक है, यानी कि विड्थ की बात कर रहे हैं। ठीक, तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, देखो हम लिख सकते हैं जो छोटे हमारे रेक्टेंगल है, छोटे रेक्टेंगल नीचे वाले रेक्टेंगल से, तो उसमें हम क्या कर देंगे, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ, तो विड्थ तो मैंने इंटू में ले लिया यहाँ पे, यानी कि एक स्ट्रिप की अगर बात करूँ तो एक स्ट्रिप का एरिया आ जाएगा छोटे वाले का, छोटे वाले की अगर मैं बात करूँ तो विड्थ इंटू लेंथ हो जाएगी हमारी FX0। ठीक है, यानी FXR-1 हो जाएगी लेंथ हमारी। ठीक है, यही तो थी लेंथ, यानी छोटे वाले रेक्टेंगल जो मैंने बनाया था, इसमें यहाँ पे ABCD था, शायद ABCD था, क्या था, ABLC था, सॉरी ABLC था, जो ABLC था, तो इसमें मैंने लेंथ निकाल के दिखाई थी आपको, क्या लेंथ थी इसकी, FR-1 थी। यानी कि सीधी सी बात है, कोई भी स्ट्रिप है, अगर यहाँ पे X0 लिखा हुआ तो यहाँ पे X1 लिखा हुआ, अगर यहाँ X1 लिखा हुआ तो यहाँ X2 लिखा हुआ। एक पेज ब्लैंक पड़ा था इसमें, ये वाला, यानी कि ये ABLC का रेक्टेंगल है, छोटा बना थोड़ा, ये रेक्टेंगल बना दिया मैंने ABLC। ठीक है, तो यहाँ पे अगर X0 लिखा हुआ है तो यहाँ पे X1 लिखा हुआ होगा, अगर यहाँ X1 लिखा हुआ है तो यहाँ X2 लिखा हुआ होगा, डॉट डॉट डॉट। इसी तरह से अगर यहाँ XR-1 लिखा हुआ है तो XR होगा। अगर मैं इस स्ट्रिप की बात कर रहा हूँ तो इसकी लेंथ होगी FX0। ठीक है, लेंथ क्या होगी, FX0। अगर इस वाले सब इंटरवल की बात करें तो इसकी लेंथ जो होगी FX1 होगी, यानी कि लोअर लिमिट से रिलेटेड होगी, क्योंकि ये लेंथ ही तो है। ठीक है, और ये इधर वाली काम करेगी। ठीक है, तो और ये वाली जो लेंथ होगी FXR-1 होगी। ठीक है, और इसमें अगर h से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इस वाली स्ट्रिप का एरिया निकल जाएगा, इसमें h से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इस वाली स्ट्रिप का फिर से एरिया निकल जाएगा, इसमें h से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इस स्ट्रिप का एरिया निकल जाएगा। और इनको अगर सबको ऐड कर दूँ और h कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा हमारा, h कॉमन हमारा बन जाएगा FX0 प्लस FX1 प्लस FX2 प्लस डॉट 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 प्लस FXR-1, और सबसे लास्ट की डॉट 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 फिर से करूँ प्लस करके, लास्ट वाली जो स्ट्रिप आएगी वो आएगी प्लस FXN-1, क्योंकि n स्ट्रिप्स हैं टोटल, तो ये आ जाएगा। तो यही लाइन लिखी हुई है कि जो हमारा एरिया है उसको हमने SN से डिनोट कर दिया, स्मॉल SN से, क्योंकि छोटे रेक्टेंगल का एरिया जो है, छोटे रेक्टेंगल्स के एरिया का सम जो है वो SN से रिप्रेजेंट कर दिया, छोटा SN। तो यह जगह H इंटू FX0 प्लस डॉट डॉट FXN-1, लास्ट की जो तब आएगी वो FXN-1 पूरी मैंने लिख के दिखा दी। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं H कॉमन समेशन ऑफ R गोज टू 0 से लेके कहाँ तक N-1। देखो हमारी R की वैल्यू क्या आ रही है, यानी कि अगर मैं FXR लिख दूँ इसको, तो R कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, ये वाला R
आर कर रहा है 0 से लेके n-1 तक वैल्यू, तो लिख दिया आर की वैल्यू 0 से n-1 तक, इस हमने रिप्रेजेंट कर दिया। रिप्रेजेंट ना करो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे ही यहाँ तक लिख के आप इसको इक्वेशन मान के छोड़ सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगर बड़े वाले रेक्टेंगल के एरिया की बात करूँ, बड़ा वाला रेक्टेंगल, तो बड़े वाला रेक्टेंगल इस तरह से था, जो बड़े वाला रेक्टेंगल था हमारा इस तरह से था, उसका नाम था हमारा ABDM, ABDM, ठीक है। तो बड़ी है ये, अगर यहाँ x0 है तो x1 है, तो इसकी जो लेंथ होगी BD, ये क्या थी f(x1), यानी बाद वाली से रिलेटेड है, क्योंकि लेंथ ये वाली वर्क कर रही है, तो ये बाद वाला हम लेंगे इधर वाला, उसमें लेंथ ये वाली वर्क कर रही थी छोटे वाली, तो हम x0 ले रहे थे, तो इसकी लेंथ होगी f(x1) और विड्थ तो इसकी h ही रहेगी, ठीक है, ये विड्थ तो इसकी h ही रहेगी, ठीक। तो इसमें इससे क्या रिलेशन बन जाएगा, यानी क्या इक्वेशन बनेगी, बड़े वाले रेक्टेंगल्स के से रिलेटेड एरिया का सम जो है वो कैपिटल SN से मैं शो कर रहा हूँ, कैपिटल SN h इंटू f(x1) प्लस f(x2) डॉट डॉट डॉट, लास्ट वाला सबसे क्या आएगा f(xn), ठीक है। और इसमें समेशन लगा के लिख दिया, इसको भी हमने f(x_r) लिख दिया, तो r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वर्क कर रही है, 1 से लेके n तक वर्क कर रही है, ठीक है, 1 से लेके n तक वर्क कर रही है, तो इक्वेशन नंबर हमने 3 है मान ली थी। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये छोटे रेक्टेंगल के एरिया का सम है, ये बड़े रेक्टेंगल के एरिया का सम है, और इनके बीच में एक एरिया हो रहा है कर्व के अंडर का एरिया, क्योंकि सम कर रहे हैं, सम में सारी स्ट्रिप्स के का जब हम सम कर देंगे तो कर्व के अंडर का एरिया निकल जाएगा। तो यही बात लिखी है कि छोटे रेक्टेंगल्स के एरिया का सम से बड़ा है एरिया ऑफ रीजन, यानी PRS3, यानी एरिया अंडर द कर्व, और उससे बड़ा है बड़े वाले रेक्टेंगल्स का सम, ठीक है। अब जैसे जैसे n स्ट्रिप्स जो है, जो हमने स्ट्रिप्स बनाई n स्ट्रिप्स, उसे इन्फिनिटी की ओर ले जाएंगे, यानी n स्ट्रिप्स ना करके इन्फिनिटी स्ट्रिप्स बना दें, तो जो स्ट्रिप्स हैं वो बहुत ज़्यादा नैरो हो जाएंगी, बिकम नैरोअर एंड नैरोअर, बहुत छोटी हो जाएंगी, यानी कि सीधी सी बात है, जो इक्वेशन 2 और 3 हैं वो लगभग नियरली सेम हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, यानी कि दोनों के दोनों एरिया, यानी छोटे रेक्टेंगल का एरिया और बड़े रेक्टेंगल का एरिया बिल्कुल लगभग इक्वल ही आ जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी बहुत छोटी छोटी, यानी इतनी सी विड्थ जो 0 के इक्वल है, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही आंखों से, इतनी छोटी सी विड्थ अगर हम लेंगे तो एरिया जो है SN और SN दोनों इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। और अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो ये एरिया भी इनके इक्वल ही हो जाएगा, ठीक है। तो सिंबलिकली हम इसको क्या लिखते हैं कि अगर n जो है लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी है, तो बड़ा SN यानी बड़े रेक्टेंगल का एरिया अगर n गोज टू इन्फिनिटी रहा तो छोटे रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल हो जाएगा, और एरिया जो है रीजन जो है एरिया अंडर द कर्व वो भी इन दोनों के ही इक्वल हो जाएगा, और उसको हम A2B f(x)dx बोल देंगे, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर हमने 5 ही मान ली है, ठीक, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 5 थी। तो सीधी सी बात है, हम किसी भी डेफिनेट इंटीग्रल को यानी A2B f(x)dx को हम लिख सकते हैं लिमिट h गोज टू 0, यानी वही हाइट विड्थ इंटू लेंथ क्या होगी f से, यानी फर्स्ट वाली को हम x0 को हमने x0 की जगह लिख दिया a, x0 ही तो था वो a, x1 को हमने लिख दिया a प्लस h, यानी कि इक्वेशन नंबर जो 3 थी हमारी उसमें मैंने लिख दिया h, fa प्लस h, और लास्ट वाला fan-1 इंटू h, या फिर हम बड़े रेक्टेंगल का एरिया लें, इसी से कर लेते हैं, यानी छोटे रेक्टेंगल के एरिया से निकालते हैं, इसी को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से h की जगह पर लिख दिया मैंने b माइनस a अपॉन n अंदर ले लिया, ये तो था ना, h की वैल्यू हमने निकाल के दिखाई थी b माइनस a अपॉन n, तो मैंने h की जगह लिख दिया b माइनस a अपॉन n, बाकी सेम रहा सब कुछ, ठीक है। और जैसे जैसे h 0 की तरफ वेरी करेगा, नहीं b माइनस a अपॉन n 0 की तरफ वेरी करेगा, तो n गोज टू इन्फिनिटी हो जाएगा, और ये जो एक्सप्रेशन बना ये वाला जो एक्सप्रेशन बना ये वाला, ये फॉर्मूला क्रिएट हो गया हमारा, ये वाला जो एक्सप्रेशन बना इसी को हम डेफिनेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम बोलते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बताना जरूरी था, इससे तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। ये क्लियर हुआ है कि एरिया अंडर द कर्व होता क्या है, किस तरह से वेरी करते हैं, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर आएगा एरिया अंडर द कर्व ही आएगा, और वो डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड है। यहाँ तो सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन है, वहाँ पे इन चीज़ का यूज़ भी होना है। तो ये इस फॉर्मूले का यूज़ कहाँ पड़ता है, जब आपका
क्वेश्चन एग्जाम में आता है फाइंड द डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम, तो हम इस फॉर्मूले से करते हैं। लेकिन सीबीएसई ने ये टॉपिक 30% की वजह से, यानी जो 30% रिड्यूस सिलेबस हुआ है वो रिड्यूस कर दिया है, इसलिए वैसे तो इसको पढ़ाना भी नहीं चाहिए था, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर के अकॉर्डिंग और इस चैप्टर में भी काफ़ी कुछ आपको इससे सीखने को मिलेगा कि ये एरिया अंडर द कर्व आया है कैसे। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे हमने 2 रेक्टेंगल बनाए थे, एक छोटा रेक्टेंगल और एक इसके बड़ा रेक्टेंगल, और उसके बीच में कर्व था। तो इसका मतलब है कि एरिया अंडर द कर्व जो है वो इसके एरिया के अंडर में जो मैंने रेक्टेंगल्स बनाए इसके एरिया का ही इक्वल हुआ। तो हमने सिर्फ ये वाला निकालना है ओनली, और इसी से डेफिनेट इंटीग्रल बनाया है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हमने कि एरिया अंडर द कर्व कंप्लीट निकल गया। ठीक है ना, क्योंकि एन स्ट्रिप्स है, बहुत छोटी छोटी स्ट्रिप्स हैं, तो उसकी हाइट में कोई ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं रहा, इसलिए हमने छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया निकाल दिया और उसी से ये फॉर्मूला बना दिया है पूरा पूरा, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो मेन फॉर्मूला ये है, प्रूफ करने के लिए एग्जाम में नहीं आएगा, वैसे क्वेश्चन भी नहीं आएगा इसका, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन जरूर आएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन किस तरह से होंगे वो देखना जरा। एग्जाम्पल नंबर 25 है, हमें निकालना है 0 to 2 x² + 1 dx, और इसने कहा कि इसको सॉल्व करो यानी फाइंड करो एज द लिमिट ऑफ ए सम। तो हम क्या करेंगे, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा a to b f(x) dx को हम लिख सकते हैं b - a लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी 1/n f a + h f a + n - 1 × h, ये पढ़ा हमने। ठीक है ना, तो h की वैल्यू b - a/n है, ये सभी को पता है। ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 0 है और b की वैल्यू क्या है 2 है ऊपर, क्योंकि 0 to 2 लिमिट दी है, 0 to 2, तो इसका मतलब ये a की वैल्यू और ये b की वैल्यू है। ठीक है, तो n स्टेप्स में इसको डिवाइड कर लेंगे वही, यानी डायरेक्ट फॉर्मूले में रखेंगे हम। f(x) की वैल्यू x² + 1 है, h की वैल्यू निकाल लेंगे, h की वैल्यू क्या होगी b - a/n, दैट इज 2 - 0/n, यानी कि 2/n जो है h की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आप फॉर्मूले में रखेंगे, ये वाला फॉर्मूला है। b - a यहाँ रखेंगे, इस फॉर्मूले में रखेंगे a to b f(x) dx, a to b की जगह रखेंगे 0 to 2 f(x) लिखेंगे x + 1 dx इक्वल टू b - a की जगह 2, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी है 1/n आएगा ही। यहाँ पे एफ ए लिखा हुआ था, f 0 यानी a की वैल्यू 0 है। उसके बाद f a + h, यानी f a + h का मतलब है 0 + h की वैल्यू 2/n थी, तो यह जगह f 2/n, उसके बाद f 4/n डॉट लास्ट वाले में जब पुट करोगे तो आपकी ये वैल्यू हमारी बन के आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद इसको कैसे सॉल्व करना है देखो जरा। अब फंक्शन में वैल्यू रखते हैं, इसको लिखेंगे 2 लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी 1/n, f0 की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, f(x) की वैल्यू क्या है x² + 1 है, तो f0 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 0 का स्क्वायर + 1 यानी कि 1 आ जाएगी। ठीक है, प्लस f2/n की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/n का स्क्वायर + 1 यानी कि 4/n² + 1 ये आ जाएगी। 4/n की वैल्यू आ जाएगी 16/n² + 1, और ऐसे ही डॉट डॉट करते चले जाएंगे, प्लस लास्ट में 2n - 1/n की वैल्यू आ जाएगी 4n - 1 का होल स्क्वायर n² + 1, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। ठीक है, क्लोज ब्रैकेट हो गया, ये 1 था यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे ये 1 1 1 1 इनको अलग ऐड कर लो, n टाइम्स ऐड हो रखे, तो इनको अलग कर लूँगा। इसको लिख दूँगा मैं 2 × लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी 1/n, यहाँ पे 1 + 1 + 1 + डॉट 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 n टाइम्स, ये तो अलग अलग ऐड कर दिया मैंने n टाइम्स। ठीक है, प्लस क्या बचा हुआ है, यहाँ लिखता हूँ प्लस क्या बचा हुआ है, ये बचा 4/n² 16/n²। ठीक है, ये बचा हुआ है प्लस 4/n² + 16/n² प्लस नेक्स्ट क्या था 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64 आएगा n² प्लस डॉट 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 प्लस में लास्ट में 4 × n-1 का क्या था n-1 का स्क्वायर n²। ठीक है, ये आ गया, इसको हम अलग से ब्रैकेट में कर लेंगे, बड़ा ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब आप इसको सॉल्व करना है आपको। 4/n² में कॉमन ले रहा है यहाँ से, ये तो
वन को वन में ऐड करूँगा एन टाइम्स एन ही आ जाएगा, यानी कि 2 इंटू लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एन, तो एन आ जाएगा, प्लस ये 4 अपॉन एन स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, प्लस यहाँ पे 4 बचेगा, प्लस यहाँ पे बचेगा 4 से डिवाइड करूँगा 16, तो 1 4 जा 4 4 जा 16 4 जा 64, प्लस डॉट डॉट डॉट, प्लस यहाँ बचेगा n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बचेगा हमारा। अब यहाँ पे देखो, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, प्लस डॉट डॉट डॉट, प्लस n माइनस 1 का स्क्वायर है। तो लास्ट में इसको कहीं कुछ गड़बड़ कम कर दो, 2 अपॉन एन 4 अपॉन एन, नेक्स्ट 6 अपॉन एन था क्या, गलती 0 प्लस 2h। ये 6 एन आता है, यहाँ पे मैंने गलत कर दिया है, ये 4 अपॉन एन था, इसके बाद 6 अपॉन एन था, 16 अपॉन 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, थोड़ा गलती कर रहा है यहाँ पे, कितना आएगा 2 अपॉन एन का स्क्वायर 4 अपॉन एन का स्क्वायर, यहाँ पे 6 अपॉन एन का स्क्वायर आएगा यहाँ, यानी कि 36 आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे 4, यहाँ पे बचा 1, यहाँ बचा 16 से 4 कॉमन लिया 4, यहाँ पे बचेगा 9, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा 16। ठीक है, तो उसको लिख सकते हैं हम 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर n माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि टोटल n माइनस 1 टर्म्स है। और ये 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर एक नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर के सम के रूप में ये एक सीरीज बन गई हमारी, और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं ऊपर से रफ कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर लेना इसको। ठीक है, तो ये बना, इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू 2 इंटू लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n प्लस 4 अपॉन एन स्क्वायर मैंने कॉमन लिया हुआ है ये। इसको हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ, इसमें एक एन स्क्वायर ऐड कर लो, एन स्क्वायर माइनस कर लो, यानी कि समेशन ऑफ एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये अलग हो गया, यानी एन स्क्वायर का समेशन कर लो। एन स्क्वायर का समेशन मैंने पढ़ा हुआ है, समेशन ऑफ एन स्क्वायर जो होता है n/6 n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, ये हमने पढ़ रखा है। ठीक है, तो यही हम वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, इक्वल टू 2 इंटू लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n प्लस 4 अपॉन एन स्क्वायर। अच्छा, 4 अपॉन एन स्क्वायर पूरे के मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई n/6 n प्लस 1 2n प्लस 1 और माइनस एन स्क्वायर अलग से कर लिया, ये मैंने ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। ठीक है, बस अब आपको क्या करना, ऊपर से n वगैरह कॉमन ले लो। ठीक है, इन्हें सॉल्व करना, 2 इंटू लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n। अगर मैं यहाँ से n क्यूब n कॉमन लूँ, यहाँ से भी n कॉमन ले लूँ, यहाँ से भी n कॉमन ले लूँ, और यहाँ से भी, तो टोटल n क्यूब कॉमन आएगा, n प्लस 4 अपॉन एन स्क्वायर। इसको लिख सकता हूँ मैं n क्यूब अपॉन 6, यानी इन दोनों में से n कॉमन ले लिया, ये n क्यूब हो गया, तो बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन n, और ये बचेगा 2 प्लस 1 अपॉन n। ठीक है, और माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, अब पूरी टर्म्स में से n क्यूब कॉमन लेता हूँ, बाहर ले आता हूँ n क्यूब को, तो यहाँ n स्क्वायर है ये लास्ट में, तो n क्यूब कॉमन लेंगे तो 1 अपॉन n आ जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा हमारा इक्वल टू 2 इंटू लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n
n प्लस 4n³ कॉमन ले लिया अपॉन में n²। यहाँ पे बचेगा 1/6, 1 + 1/n, 2 + 1/n और -1/n बचेगा, क्योंकि n² था और कॉमन लिया हमने n³। ठीक है, तो ज़बरदस्ती वाला कॉमन है, जिसके पास नहीं होता कॉमन उसके अपॉन में पहुँचा दो। इसके बाद लिखेंगे इक्वल टू 2 × लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी 1/n, n² से कट जाएगा, क्या बचेगा n + 4n 1/6, 1 + 1/n, 2 + 1/n -1/n। ठीक है, तो ये ब्रैकेट बंद कर दूंगा, ब्रैकेट बंद कर दूंगा। अब यहाँ से दो टर्म बन गई, एक टर्म ये बन गई पूरी और एक टर्म ये। यहाँ से n कॉमन लेके ये वाला n कैंसिल कर देते हैं, तो क्या बचेगा 2 × लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी, n कॉमन लिया, यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ 4 बचेगा ओनली, और यहाँ ब्रैकेट बचेगा 1/6, 1 + 1/n। मेनली ये n काटना होता है हमें, ठीक है ना, ताकि पूरी टर्म 0 ना बने, क्योंकि वरना इन्फिनिटी रखते ही पूरी टर्म 0 हो रही है। ठीक है, अब n कट गया, आप n की वैल्यू इन्फिनिटी डाल लोगे, तो अगर n की वैल्यू इन्फिनिटी है तो 1/n की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 और ये 0, बाकी आप वैल्यूज़ की जो बची वो रख दो। तो क्या बचेगी 2 × 1 + 4, ब्रैकेट लेता हूँ बड़ा, 2 × 1 + 4 कर्ली ब्रैकेट 1/6, अंदर ब्रैकेट में 1 + 0 बचेगा, 1 + 0, यहाँ पे 2 + 0 और -0। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट बंद और ये क्लोज्ड, इक्वल टू 2 × फाइनली सॉल्व करके आ जाएगा ये 1/6 × 2, 2/6 हो जाएगा, यानी 4 × 2/6 यानी 8/6, 1 + 8/6 दैट इज 2 × कितना आ जाएगा 6 × 1 = 6, 14/6, 2 से कैंसिल कर लो, 2 × 3 = 6 दैट इज 14/3 फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसलिए करके दिखाया मैंने आपको कि किस तरह से इस फॉर्मूले का यूज़ करता है और लिमिट ऑफ सम से हम किस तरह से डेफिनेट इंटीग्रल निकालते हैं। अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अगर मैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन को करूँ तो डायरेक्ट हमारा किस तरह करना है, देखो ध्यान से। हमारा क्वेश्चन था लिमिट 0 to 2 x² + 1, अगर लिमिट ऑफ सम से क्वेश्चन ना होता तो हम क्या करते हैं, सिंपल इंटीग्रेशन करते हैं। x² का इंटीग्रेशन होता है हमारा x³/3 और 1 का होता है x, c इसमें लगाना नहीं है, और हम लिमिट का यूज़ करते हैं 0 to 2। लिमिट का मतलब है कि आप अपर लिमिट सेटिस्फाई कराओ x की वैल्यू x की जगह रख के, माइनस लोअर लिमिट सेटिस्फाई कराओ, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2/3 प्लस 2, अपर लिमिट रखते तो ये वैल्यू आएगी, माइनस लोअर लिमिट रखो आप 0/3 प्लस 0। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे 8/3 प्लस 2 और माइनस से 0 ही बन गया सारा। ठीक है, तो 3 × 6 और 8 14/3 इसका डायरेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, ये तरीका है करने का, और ये तरीका क्यों है, क्योंकि इसने आगे नेक्स्ट आपको बोल दिया है, ये तो हो गया था एग्जाम्पल 25। तो ये लिमिट ऑफ सम जैसे कटा हुआ है तो आपको एक्सरसाइज 7.8 बिल्कुल नहीं करनी है, उन्हें क्रॉस लगा दिया इस पर, एक्सरसाइज बिल्कुल क्रॉस है नहीं करनी है बिल्कुल। ठीक है, ये नहीं करनी है एक्सरसाइज। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस जो है हमारी, किस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ मैंने बताई आपको अभी कि a to b f(x) dx को हम कैसे शो करेंगे, यानी कि एरिया अंडर द कर्व जो है इसको हम कैसे यूज़ करेंगे उसको हम यूज़ करेंगे इस तरह से, यानी कि कोई भी फंक्शन है a to b f(x) dx, उसको हम लिख देंगे, यानी f(x) का जो इंटीग्रेशन करके आएगा वो आएगा कैपिटल F(x), हमने मान लिया फंक्शन कैपिटल F(x) मान लिया, a to b इसके लास्ट में लिख देना कि ये सेटिस्फाई कराना है, और फिर फंक्शन में अपर लिमिट x की वैल्यू अपर लिमिट रख के फंक्शन जो आएगा वो माइनस लोअर लिमिट रख के जो आएगा वो, यानी कि ये फॉर्मूला है हमारा, इससे हमें क्वेश्चन करने हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है 2 to 3 x² dx, डायरेक्ट करना है बिना लिमिट ऑफ सम के, लंबा क्वेश्चन बैठ जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे हमारे यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 2 है, b की वैल्यू कितनी है 3
और एफ एक्स की वैल्यू कितनी है फर्स्ट क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमने अभी बताया कि ए टू बी एफ एक्स टी एक्स अगर निकालना है, एफ एक्स टी एक्स अगर निकालना है तो उसको लिख सकते हैं हम, सपोज करो उसका इंटीग्रेशन एफ एक्स आ रहा है तो हम उसको लिखेंगे ए टू बी यहाँ पे इस तरह से, उसको फिल कर देंगे एफ बी माइनस एफ ए। ठीक है, तो यहाँ पे जरा देखो, अगर मैं ए की वैल्यू यहाँ रखूँ 2, यहाँ रखूँ 3, एफ एक्स एक्स स्क्वायर डी एक्स, और उसका इंटीग्रेशन जो आएगा एक्स स्क्वायर का वो आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, तो ये एफ एक्स बड़े कैपिटल एफ एक्स की वैल्यू बन गई। यहाँ लिख दूंगा मैं 2 to 3, तो आप अपर लिमिट सेटिस्फाई कराओ, 3 का क्यूब अपॉन 3 आ जाएगी, यानी एफ बी की वैल्यू आ गई है, माइनस एफ ए यानी कि 2 का क्यूब अपॉन 3, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3 का क्यूब होता है 27, 2 का क्यूब 8, 27 में से 8 माइनस करूँगा तो 19 आएगा, और अपॉन में 3 एज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। एक्सरसाइज 7.9 करनी है इसके बाद ना। अब जैसे ये है तो आपको सिर्फ इंटीग्रेशन करना है इसका, जैसे भी आपकी मर्जी है इंटीग्रेशन करो, जैसे आपने इंटीग्रेशन कर रखा, आप सिंपल इंटीग्रेशन करो और अपर लिमिट वैल्यू रखो, लोअर माइनस लोअर लिमिट वैल्यू रखो, और आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो आपको एक्सरसाइज 7.9 एज अ होमवर्क करनी है। ठीक है ना, होमवर्क करनी है आपको 7.9 एक्सरसाइज। इसके बाद इसमें पोस्टुलेट्स वगैरह चलेंगे, फॉर्मूला से क्वेश्चन करेंगे, कि सब क्वेश्चंस का इंटीग्रेशन से मतलब इंटीग्रेशन बहुत लेंथी पड़ जाता है, तो इसलिए लेंथी ना हो क्वेश्चन, कुछ पोस्टुलेट्स दिए गए हैं जिसमें डेफिनेट इंटीग्रल से जो क्वेश्चन होंगे बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।